नमस्ते। आज हम विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प खोज पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। सोचिए, प्लास्टिक का कचरा मतलब इस्तेमाल की हुई बोतलें, हाँ। उनसे पैरासिटामोल जैसी आम दर्द निवारक दवा बनाई जा रही है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया है। बिल्कुल। और इसमें हीरो हैं खास तरह के बैक्टीरिया। ये रिसर्च अभी हाल ही में जून 2025 नेचर केमिस्ट्री जर्नल में आई है। सही। और ये कमाल की बात इसलिए है क्योंकि ये एक तीर से दो निशाने लगा रही है। एक तो प्लास्टिक का बढ़ता पहाड़ और दूसरा दवा बनाने के जो पुराने तरीके हैं उन्हें सस्टेनेबल बनाना। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये होता कैसे है, मतलब प्लास्टिक से दवा तक का ये सफर। देखिए, शुरुआत होती है पीईटी प्लास्टिक से। वही जो पानी की बोतलों वगैरह में होता है। हाँ, आम प्लास्टिक। उसे पहले एक केमिकल प्रोसेस से तोड़ा जाता है, टेरिफ्थैलिक एसिड में। यहां तक तो ठीक है, ये पहले भी होता था। अच्छा, असली कहानी शुरू होती है इसके बाद, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवंशिक रूप से बदले गए ई कोलाई बैक्टीरिया मैदान में आते हैं। ई कोलाई, ये तो वही बैक्टीरिया है जिसका नाम हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, ये लैब में बहुत इस्तेमाल होता है। तो इन बदले हुए बैक्टीरिया में खास बात यह है कि वो एक मुश्किल केमिकल रिएक्शन, जिसे लॉसन पुनर्व्यवस्था कहते हैं। लॉसन पुनर्व्यवस्था? हाँ, उसे वो अपने अंदर मतलब सेल के अंदर ही कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, जबकि इसके लिए आमतौर पे तो फैक्ट्री वाला माहौल चाहिए होता है, मतलब हाई टेम्परेचर, केमिकल वगैरह। बिल्कुल। इंडस्ट्री में इसके लिए काफ़ी तामझाम लगता है, हाई टेम्परेचर, एल्कलाइन कंडीशन। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि ये बैक्टीरिया ये काम कमरे के तापमान पर ही कर लेते हैं। कमाल है। और वो भी सेल में मौजूद फॉस्फेट आयन की मदद से। ये पहली बार है कि ये रिएक्शन किसी जीवित कोशिका में होते हुए देखा गया है। मतलब ये बायोकम्पैटिबल केमिस्ट्री में एक बड़ा कदम है। तो इन बैक्टीरिया को ऐसा करने के लिए तैयार कैसे किया गया, मतलब उनमें क्या बदलाव किए गए थे? इसमें वैज्ञानिकों ने बड़ी चतुराई दिखाई। पहला काम उन्होंने ये किया कि बैक्टीरिया के अंदर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसे संक्षेप में PABA कहते हैं। PABA? हाँ, उसे बनाने का जो उसका कुदरती रास्ता था उसे बंद कर दिया। ये PABA पैरासिटामोल बनाने के लिए एक जरूरी चीज है। अच्छा, तो मतलब बैक्टीरिया को बाहर से आने वाले केमिकल पर निर्भर होना पड़ा। सही। उन्हें प्लास्टिक से मिले टेरिफ्थैलिक एसिड पर निर्भर होना पड़ा PABA बनाने के लिए। और दूसरा, उन्होंने बैक्टीरिया में दो नए बहुत महत्वपूर्ण जीन डाले। जीन मतलब DNA का हिस्सा? हाँ, जो खास प्रोटीन या एंजाइम बनाने का कोड रखते हैं। एक जीन लिया मशरूम से और दूसरा मिट्टी में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया से। अलग अलग जगहों से? जी। और ये जीन क्या करते हैं कि वो PABA को पैरासिटामोल में बदलने का काम करते हैं। तो एक तरह से ये बैक्टीरिया छोटी छोटी दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां बन गए। वाह, तो पूरी प्रक्रिया 2 स्टेप में हो गई। हाँ, मोटे तौर पर 2 कदम है। पहला, प्लास्टिक से मिला टेरिफ्थैलिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर लॉसन पुनर्व्यवस्था से PBA में बदला। ठीक है। और फिर जो नए एंजाइम्स डाले गए थे उन्होंने उस PBA को पैरासिटामोल में बदल दिया। और ये सब कितनी तेजी से और सफाई से होता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी कैसी है? यहीं पर बात और भी रोमांचक हो जाती है। आंकड़े देखें तो करीब 92% जो शुरुआती प्लास्टिक मटेरियल था वो पैरासिटामोल में बदल जाता है। 92%? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और पूरी प्रक्रिया सिर्फ 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाती है। बस 2 दिन के अंदर? हाँ, और वो भी कमरे के तापमान पर। लगभग कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, बिना किसी खास एनर्जी के। बिल्कुल। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें 90% शुद्ध पैरासिटामोल होता है। अब आप इसकी तुलना दवा बनाने के पारंपरिक तरीकों से कीजिए, जो फॉसिल फ्यूल पर चलते हैं। जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और जिनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, उनके मुकाबले ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये तो वाकई गेम चेंजर जैसा लगता है। मतलब भविष्य में रिसाइकलिंग प्लांट और दवा कंपनियां मिलकर काम कर सकती हैं। ये संभावना तो है। इसका असर दोहरा है, जैसा हमने शुरू में कहा। एक तरफ प्लास्टिक कचरा कम करने में मदद, दुनिया भर में हर साल लगभग 35 करोड़ टन PET कचरा निकलता है। जरा सोचिए। हाँ, ये आंकड़ा तो डराने वाला है। और दूसरी तरफ दवा उद्योग को सस्टेनेबल बनाने में मदद। अभी क्या होता है, सालाना करीब 15 लाख टन पैरासिटामोल जीवाश्म ईंधन से बनता है। 15 लाख टन? जी। और पूरे दवा उद्योग का कार्बन फुटप्रिंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितना बड़ा माना जाता है। तो ये बैक्टीरियल तरीका एक लगभग 0 एमिशन विकल्प दे रहा है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसे लैब से निकालकर असल दुनिया में मतलब बड़े पैमाने पर लाने में कोई दिक्कतें भी हैं?
चुनौतियाँ? हाँ, चुनौतियाँ तो हैं, बिल्कुल हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है स्केल अप, मतलब लैब की छोटी मात्रा से बढ़कर औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना। ये हमेशा एक बड़ा स्टेप होता है। दूसरा, जो प्लास्टिक कचरा आता है, उसकी क्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। उसमें दूसरी चीज़ें भी मिली हो सकती हैं। उसे हैंडल करना एक चुनौती होगी। सही बात है। कचरा तो साफ सुथरा नहीं आता। तीसरा, नियामक संस्थाएं जो दवा वगैरह को मंजूरी देती हैं, उनसे अप्रूवल लेना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। हाँ, सेफ्टी और क्वालिटी के मानक तो पूरे करने ही होंगे। और चौथा, सबसे अहम, लागत। क्या ये तरीका मौजूदा केमिकल तरीकों के मुकाबले सस्ता या कम से कम बराबर लागत वाला साबित हो पाएगा? ये देखना होगा। तो ये तो हुई चुनौतियां, लेकिन आगे की क्या संभावनाएं दिखती हैं इस तकनीक में? संभावनाएं काफी हैं। एक तो ये कि शायद इसी तकनीक को थोड़ा बदलकर कचरे से दूसरी दवाएं भी बनाई जा सके। अच्छा, जैसे? तभी तो ये पैरासिटामॉल के लिए है, पर सिद्धांत रूप में ये संभव है। और प्रोफेसर स्टीफन वैलिस, जिनकी टीम ने ये काम किया है, वो पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं। हाँ, मैंने सुना था उन्होंने प्लास्टिक कचरे से वनीला फ्लेवर जैसा कुछ बनाया था। बिल्कुल, प्लास्टिक कचरे से विनिलिन यानी वनीला फ्लेवर और कागज के कचरे से नायलॉन बनाने के लिए जरूरी केमिकल, ये वो पहले बना चुके हैं। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है। हाँ, ये लिविंग केमिकल फैक्ट्रीज यानी जीवित रासायनिक कारखानों के कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है। मतलब अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को तैयार किया जाए जो अलग अलग किस्म के कचरे को काम की चीजों में बदल सके। और इसे फंडिंग भी मिल रही है। जी, यूके रिसर्च काउंसिल और एस्ट्राजेनेका जैसी बड़ी दवा कंपनी ने इसे फंड किया है, जो दिखाता है कि इंडस्ट्री भी इसमें भविष्य देख रही है। तो कुल मिलाकर ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक ऐसा संगम है जो हमारे कचरा प्रबंधन और दवा बनाने के तरीकों में क्रांति ला सकता है। स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि अगर बैक्टीरिया इतने जटिल रासायनिक काम कर सकते हैं जिन्हें करने में हमें इतनी मुश्किल होती है, तो प्रकृति में और कितनी संभावनाएं छुपी होंगी। कौन सी और बेकार समझी जाने वाली चीजें हमारे लिए मूल्यवान संसाधन बन सकती हैं। सही कहा। और ये हमारे उत्पादन, उपभोग और पर्यावरण के प्रति हमारे पूरे नजरिए को कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।